हाँ जी, नमस्कार साथियों, अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान की सीरीज़ चल रही है। इस राजस्थान की सीरीज़ में अगला पार्ट लेके आया हूँ मैं, यानी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। इसमें जो पिछले हमने बागोर की सभ्यता और कालीबंगा की सभ्यता ये हमने कर ली, और आगे की सभ्यताएं जो है वो आहड़ सभ्यता है, बालाथल है, और गणेश्वर है, और रंगमहल है, और गिलुंड और ओजियाना लाछुरा सभ्यता। इन सभी का अध्ययन करेंगे एक एक करके, और छोटी छोटी सभ्यताएं हैं, इनके बारे में छोटी छोटी विशेषताएं हैं, उन सभी को जल्दी से अपने निपटा देंगे। उसके बाद में बची हुई जो सभ्यताएं हैं वो अन्य सभ्यताओं में काउंट होगी, और उसी में अपने क्या करेंगे, इन सभी का अध्ययन अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार आप अपने, और उसके बाद में अपने सारी सभ्यताओं को मिला करके और उन सभी का यानी प्रश्नोत्तर करेंगे। लगभग 150 के आसपास प्रश्न है, उनमें से यानी पूरा मेरी गारंटी है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। एक बार आपने यानी जो ये क्लासें लगा ली और उसके बाद में अगर मान लो कि प्रश्नोत्तर कर लिए तो उसके बाद में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये गारंटी समझ लेना एक बात की, क्योंकि सभी किताबों से मैंने ये छानबीन करके और पूरे प्रश्न निकाल लिए हैं सारे, और इसके बाद ये अपने क्लासें शुरू हो रही है। और टाइम लगा इसके लिए, मेहनत खूब लगी है, फिर भी यानी आपके लिए मैंने सब कुछ किया। और क्योंकि जब क्लासें बना रहे हैं, अगर क्लासें लगा रहे हैं तो इसमें फिर कमी किस बात की। अगर 4% ले लिए, 10%, 50% करवा दिए, उसके बाद में ये लो जी हमने ये करवा दिया वो करवा दिया, नहीं, पूरा टॉपिक अपने कवर करा रहे हैं। पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद में प्रश्नोत्तर कराएंगे, एक भी प्रश्न न छूटे, ये सब चीज़ें लेकर के साथ में चलेंगे। तो चलते हैं अभी आगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं आज अपने पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता, बालाथल, गणेश्वर, रंगमहल और गिलुंड, ओजियाना, लाछुरा। आगाटपुर या फिर आहड़, इसका नाम यानी आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता का नाम यानी आगाटपुर, आहड़ सभ्यता का नाम है आगाटपुर भी कहा जाता है इसको। और किस नाम से जानते हैं, और इसको धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? धूलकोट के नाम से। तो आहड़ सभ्यता इसकी खोज हुई थी 1953 में। कब हुई थी? 1953 में, यानी आज़ादी मिलने के बाद में ये खोज होती है 1953 में। और कौन करते हैं? एक एक चीज़ को याद रखना है भी आपको। एक एक चीज़ याद रखोगे तो ये सारे प्रश्न बनेंगे, और याद रखोगे तो ये प्रश्न कर पाओगे, नहीं तो फिर वही दिक्कत है कि आपने पढ़ लिया और उसके बाद प्रश्नोत्तर सही नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि आपने गहन अध्ययन नहीं किया। तो इसका मतलब यहाँ पर उत्खननकर्ता जो है ये है अपने अक्षय कीर्ति व्यास। देखो कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन थे? कालीबंगा के जो खोज करता थे अमलानंद घोष, और उत्खननकर्ता जो थे बीके थापर, बीबी लाल। ये सब चीज़ें आपने याद कर लिए। व्यापक उत्खनन किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल, यानी रतन चंद्र अग्रवाल, उन्होंने, और 1954 में। और साथ में कौन थे? वी.एन. मिश्र, और साथ में कौन थे? एच.डी. सांकलिया, और ये लगभग 1961 और 62 की बात है। ये सारे प्रश्न यानी ऐसे नहीं है कि अपने लिख दिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं कि उत्खननकर्ता यानी आर.सी. अग्रवाल, यानी इनको मिलान करने हैं, या एच.डी. सांकलिया। अपने को याद होंगे भी एच.डी. सांकलिया का संबंध आहड़ से है, या फिर आर.सी. अग्रवाल का संबंध है आहड़ से है। और अक्षय कीर्ति जो व्यास है ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, और मिलान करने के जो प्रश्न आते हैं मिलान करने वाले, उनमें से बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया गया। तो इन सभी का आप अच्छे से याद रखोगे। और उदयपुर के पूर्व में कहाँ पर है आहड़ सभ्यता? कहाँ पर है? उदयपुर में है। और उदयपुर के पूर्व में आहड़ यानी आयड़ बेड़च नदी, जिसको यानी आहड़ भी बोलते हैं और आयड़ भी बोलते हैं, ठीक है, नदी का नाम है ये। और ये बेड़च भी कहते हैं इसको, इतने नामों से पुकारी जाती है। बेड़च नदी है, आयड़ नदी कहते हैं इसको, यानी आयड़ नदी के मिलने के बाद में ये बेड़च नदी नाम पड़ता है, और इसके बाद में यानी इसका नाम आहड़ भी पड़ा ये स्थान की वजह से। तो किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में क्या नाम देते हैं? स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? धूलकोट। अब ये बेड़च नदी है, किसकी सहायक नदी है? बेड़च नदी है बनास नदी की सहायक नदी है। इसलिए पूरे क्षेत्र में जब बनास नदी प्रमुख नदी है, इसलिए बनास नदी प्रमुख नदी होने के कारण आयड़ जो बनास की सहायक नदी है, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। इसको बनास की या बनास संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है, बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ये आयड़ क्या किसकी नदी की सहायक नदी है? बनास नदी की सहायक नदी है। इतने प्रश्न आपको इसमें याद रखने हैं।
आहड़ सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। अब देखो ईंटों और पत्थरों का प्रयोग कहाँ पर होता था, यानी ईंटों का प्रयोग, केवल ईंटों का प्रयोग होता था, धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग होता था कालीबंगा में, उसके साथ में पत्थर भी जोड़ दिए। ये अब कहाँ पर होने लगे, ईंट और पत्थर दोनों का उपयोग कहाँ पर होने लगा, आहड़ सभ्यता में। और एक बात और है इसमें, ये तो है धूप से सुखाई हुई ईंटों का। ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, आप सोचते हो भी हाँ ये कोई धूप से सुखाई हुई या आग से पकाई हुई, ऐसे स्टेटमेंट किस लिए परीक्षा में पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते हैं, ऐसे इतने मतलब डीपली नहीं है, बिल्कुल भी हल्के प्रश्न है ये, और ये बहुत बार आए हुए प्रश्न है, इसलिए इनको यानी स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। यानी धूप में अगर सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग हो रहा है ना, तो ये तो हो रहा है अपने आहड़ में, ठीक है। और ईंट और पत्थर का प्रयोग हो रहा है, धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग केवल और हो रहा है तो कालीबंगा में हो रहा है, और धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग और साथ में पत्थर भी है तो आहड़ सभ्यता में है। अगर मान लो कि आग से पूछ लिया जाए, यानी आग से पकाई हुई पक्की ईंटों का प्रयोग जो है ना वो कहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए वो अपने कहेंगे गिलुंड सभ्यता में। इसका जो आंसर आएगा वो गिलुंड सभ्यता आएगा। आगे अपने बात करेंगे। मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ में दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा, यानी जीवन की अवधारणा का मतलब पुनर्जन्म, उनके दिमाग में पुनर्जन्म की अवधारणा या चल रही थी, तभी तो वो यानी अपने जो मृत्यु के बाद में भी सॉरी तो गहनों और आभूषणों के साथ यानी दफनाते थे, और जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा यानी पुनर्जन्म का जो समर्थन करते थे, या फिर ये शव के साथ में गहने और आभूषण जो दफनाते थे, उनका मतलब है कि ये दोबारा जन्म लेंगे और उनके यानी ये जो मतलब अच्छे धनी परिवार में जन्म ले, इस तरीके से उनके पुनर्जन्म की अवधारणा थी, इसीलिए तो वो यानी उनके साथ में आभूषण वगैरह साथ में दफनाते थे। तो ये पुनर्जन्म की बात आती है, ये आहड़ सभ्यता की बात अभी, ठीक है ना। और उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, उत्खनन में मिट्टी के बर्तन है जो वो क्या मिले हैं, सर्वाधिक मिले हैं। सर्वाधिक मात्रा में अगर बात करें मिट्टी के बर्तनों की तो आहड़ सभ्यता है। आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का कहा जाता है। कौन सी संस्कृति, लाल काली वाली संस्कृति, ठीक है। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी है, याद रखना भी ये ताम्रवती नगरी है, तांबे के यानी औजार मिले यहाँ पर, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाने जाते हैं। और तांबे के औजारों उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण, एक मिनट भी हाँ जी, ताम्रवती नगरी भी मिलता है इसका नाम, और तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया था। यानी तांबा जो है, तांबे के औजार और उपकरण सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहे थे ना, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ताम्रवती नगरी रखा गया। तो इतना याद रखोगे ताम्रवती नगरी क्यों नाम रखा गया। आगे चलते हैं। ठप्पों से यहाँ पर रंगाई छपाई, कितना बढ़िया प्रश्न बन रहा है ये। ठप्पों से यहाँ पर रंगाई छपाई का प्रयोग हुआ करता था कहाँ पर, आहड़ सभ्यता में। यानी ठप्पे लगा करके, जैसे कपड़े के ऊपर जो ठप्पे बना करके और उसमें जो शाही में या जो इसमें भिगो करके या फिर रंग में भिगो करके और कपड़ों के ऊपर ठप्पे लगाते थे, और ऐसे मतलब वो जो अपने चित्र बनाते थे या कपड़ों के ऊपर या किसी आकृति किसी की, तो ये ठप्पों से यहाँ पर रंगाई छपाई का काम जो होता था वो आहड़ सभ्यता से मिला है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता था, आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता था, यानी आगाटपुर के नाम से, ठीक है, 10वीं 11वीं शताब्दी में। और यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थर और मिट्टी से हैं। मकानों की दीवारें कैसे बनी हुई है, पत्थर और मिट्टी के। तो आहड़ सभ्यता में ईंटें कौन सी प्रयोग हुई है, धूप से पकाई हुई है, और उसके साथ में क्या प्रयोग हुआ है, पत्थर से, ठीक है। और बांस और केल्लू से बनी हुई, बांस और केल्लू से बनी होती थी जिसकी छत, किसकी, मकानों की छत। दीवारें तो पत्थर और मिट्टी से, और जो छत बनी थी बांस और केल्लू से बनी हुई। यहाँ के मकान में 4 से 6 चूल्हे, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 4 से लेकर के 5 या 4 से लेकर के 6 चूल्हे मिले हैं। अब 6 चूल्हे होंगे, एक चूल्हा हो तो अपने एकल परिवार कह सकते हैं। अगर मान लो कि तो अगर मान लो 4 से लेकर के 6 चूल्हे मिले, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों का खाना बनता होगा, और इसलिए यानी जो लोग हैं या उनके परिवार वाले सदस्य हैं वो सारे के सारे साथ में रहते होंगे, इसलिए ये संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की व्यवस्था या भोजन विधि के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं।
और इनसे यानी इनमें से एक पर मानव हथेली की छाप है। यानी जो चूल्हे हैं ना, चूल्हे, इसके ऊपर मानव हथेली की छाप है और इस छाप को अभी तक संजोए रखा है हमारे यानी जो उत्खनन करता है उन्होंने, और ये संग्रहालय में रखी गई सब चीज़ें। तो मानव हथेली की छाप कहाँ पर मिली अपने को? मानव हथेली की छाप चूल्हे के ऊपर। इसलिए ऐसी जो अपने विशेषता होगी वो कहाँ से है? आहड़ सभ्यता से है। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। कौन सा? भट्टीनुमा चूल्हा। चूल्हा मिला है, वो भी भट्टी के प्रकार का है। ठीक है, इससे यह माना जाता है कि यहाँ पर तांबा पिघलाया जाता था। इसलिए अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर भट्टीनुमा चूल्हा, चूल्हे के ऊपर यानी तांबा, यानी इस तरीके से कोई बर्तन में डाल करके तांबा पिघलाया जाता था और प्रमुख उद्योग यहाँ पर तांबा गलाना था। तो आहड़ सभ्यता की बात हो रही है। यहाँ का प्रमुख उद्योग क्या था? तांबा गलाना। एक घर में तांबे गलाने की भट्टी मिली है। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। आहड़वासी जो है बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। तांबा गलाने में यानी पर भट्टी मिली है, भट्टीनुमा चूल्हा मिला है, इसका मतलब तांबा गलाते थे। और लाल भूरे मृद भांड, हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से ये क्या है? उत्कृष्ट है। क्या? ये बर्तन, ये बर्तन जो है ना, ये बर्तन यानी लाल भूरे मृद भांड, मिट्टी के बर्तन है, लाल भूरे रंग से ये रंगे गए थे तथा हाथ की सफाई तथा अलंकरण यानी जो उसके ऊपर अलंकृत यानी जो चित्रकारी जो की जाती थी या उनके हाथ की सफाई यानी बढ़िया मतलब स्मूथ तरीके से बनाए गए थे बर्तन, उन सभी के लिए ये क्या है? उत्कृष्ट है। धूलकोट के 1951 और 52 में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ मिली है, दीपक मिली है, धूपदानियाँ मिली है और कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने आदि मिले हैं। 26 किस्म के मणियाँ मिली यहाँ पर, 26 किस्म की मणियाँ और 6 मुद्राएं यहाँ पर मिली, यूनानी मुद्राएं, और 3 मोहरें मिली हैं। ठीक है, ये याद रखना भी, 26 किस्म की मणियाँ और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं। और यहाँ से कुछ अनाज रखने के बड़े भांड भी यानी गड्ढे गए थे। भांड का मतलब बर्तन गड्ढे गए थे और जो ये मिले हैं अपने को, जिन्हें स्थानीय भाषा में अपने क्या कहते हैं? बंकोर कहते हैं, गोरे और कोठे। इन स्थानीय भाषा में इनको बंकोर, गोरे या कोठे के नाम से जाना जाता है। अब देखो, ये प्रश्न सीधा पूछ सकते हैं आपसे, बंकोर, गोरे, कोठे क्या है? तो ये ऑप्शन में आ जाएगा कि अनाज रखने के बड़े बर्तन, और एक दूसरा ऑप्शन आ सकता है कि इसका संबंध आहड़ सभ्यता से है। ठीक है, और या फिर ऐसे बोल देते हैं कि ये मकानों के नाम है। तो फिर इसमें से रोंग कौन सा हो जाएगा? रोंग हो जाएगा, ये मकानों के नाम है, ये रोंग हो जाएगा यानी। और ये अब ये है क्या असलियत में? क्योंकि ये आहड़ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और ये गोरे और कोठे यानी अनाज जो रखने के लिए बर्तन है, ये भी सही है। अगर ये पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो अपने गलत नहीं करेंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोठे समझ करके और बंकोर समझ करके मकान कर देंगे, तो ऐसे में अपने यानी गलत कर सकते हैं प्रश्न। तो ध्यान रखना है भी, यहाँ खाद्यान्न में गेहूँ, ज्वार और चावल ये फसलें यानी इनका प्रयोग हुआ करता था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ निवासी जो थे कृषि से परिचित थे और आहड़ संस्कृति की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। किसके अनुसार? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ निवासी कृषि से परिचित थे और आहड़ संस्कृति की 2 प्रमुख विशेषताएं, एक तो है आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। आहड़वासी जो थे वो ताम्र धातु कर्मी थे तथा काले और लाल रंग के मृद पात्रों का उपयोग करते थे। तो 2 विशेषताएं याद रखनी है। दोनों विशेषताएं स्टेटमेंट देकर के ऐसी पूछी जा सकती है, निम्न में से कौन सी विशेषता आहड़ से संबंधित है या कौन सा कथन आहड़ से संबंधित सही है? तो आपको ये प्रश्न दोनों लाइनें याद रखनी है। आहड़वासी ताम्र धातुकर्मी थे तथा काले एवं लाल रंग के मृद पात्रों का उपयोग करते थे। क्योंकि यहाँ प्राकृतिक रंग जो है ना, वो किस विधि से आता था? ये उल्टी तपाई विधि से आता था। कौन सी विधि से? उल्टी तपाई विधि से आता था। जैसे मटका है, मटके को उल्टा करके उसको तपाएंगे तो इसका जो है ना, मटका जैसे मान लो कि मटका है ये, ठीक है, और इसको उल्टा करके इस तरीके से इसको अपने तपाएंगे यहाँ से, और जैसे इसको तपाएंगे तो यहाँ इसका मतलब कि यहाँ जो आग की लो लग करके इसका कलर अलग हो जाएगा और यहाँ कलर अलग होगा और यहाँ कलर अलग होगा। तो ऐसे इसका कलर यहाँ से अलग होगा और यहाँ से अलग होगा और यहाँ वाला कलर जो है अलग होगा। इसलिए ऐसे मतलब मटकों को यानी रख करके उल्टी तपाई विधि से ये यानी प्राकृतिक रंग लिया जाता था। इसलिए काले और लाल रंग के मृद पात्रों का उपयोग यहाँ पर होता था। आहड़ सभ्यता के 8 बार बस्तियाँ, देखो 8 बार बस्तियाँ उजड़ने और बनने के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। कितनी बार? 8 बार। अगर बात करें ये 8 बार
और एक प्रश्न इसके साथ ही अपने आता है 3 बार। 3 बार उजड़ने और बनने के प्रमाण अपने को मिले हैं रंग महल से। कहाँ से मिले हैं? रंग महल से। हेलो हेलो, 1 मिनट जी। हेलो, हाँ जी हाँ जी। तो आगे अपने चलते हैं कि 8 बार यानी 3 बार जो उजड़ने का और बनने का प्रमाण जो है ना अपने कहाँ से मिला है? रंग महल से मिला है। आहड़वासी शव को आभूषणों सहित गाड़ते थे, जिसका सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में हुआ करता था। यानी आहड़वासी आभूषणों सहित गाड़ते थे। इसका मतलब आभूषणों सहित गाड़ने का मतलब वो अपने पहले बात कर चुके हैं ना। इसका मतलब यहाँ आहड़वासी ये उनके मन में ये थी कि ये दोबारा जन्म लेगा, इसलिए पुनर्जन्म की अवधारणा इनके मन में थी। आभूषणों सहित गाड़ते थे, जिसका सिर उत्तर में, यानी सिर का था ये देखो उत्तर, इस तरीके से ये लेटा देते थे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि उत्तर की तरफ है सिर और पैर दक्षिण की तरफ होते थे। मिट्टी की बनी हुई वृषभ आकृति, मिट्टी की बनी हुई वृषभ आकृति यानी बेल की आकृति जो थी वो मिली है। और इनको बनासियन बुल यानी आहड़ सभ्यता में मिली है ना मिट्टी की आकृति की बेल, उसको किस नाम से जाना गया है? इनको बनासियन बुल के नाम से जाना गया है। आहड़ सभ्यता का प्रसार समूचे बेड़च बनास के कांठे यानी बेड़च और बनास नदी का जितना भी क्षेत्र है ना, प्रवाह क्षेत्र है, उन सभी को अपने यानी आहड़ सभ्यता का नाम दिया गया है। मैं हो गया था और अंत में इसे बनास संस्कृति नाम दे दिया गया। फिर लास्ट में इसको नाम किस नाम से जाना गया? प्रमुख नदी जो बनास थी, इसलिए पूरे को नाम अपने बनास संस्कृति का मतलब यहाँ पर पूरे बनास की जो सहायक नदियाँ हैं, बनास का खुद का क्षेत्र है, ये सारा प्रवाह क्षेत्र है, इन सभी को मिलाकर के अपने बनास संस्कृति के नाम से जाना गया। देखो बनास संस्कृति का मतलब यहाँ पर आहड़ सभ्यता की बात हो रही ना, तो आहड़ से तांबे के बहुत सारे यानी औजार मिले हैं, उन सभी के यानी जो औजार उपकरण जो चित्र मिले हैं उन सभी के ये दे रखे हैं इसमें। तांबे के पात्र, ये देखो तांबे के पात्र है, ये तांबे का पात्र है ये। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी है ये, तांबे की कुल्हाड़ी। और तांबे का टुकड़ा मिला है, ये कोई आकृति नहीं है इसकी, परंतु ये टुकड़ा है। और तांबे की छुरी, इस तरीके से ये छुरी मिली है और ये तांबे की छुरी है। ठीक है, और ये सभी यानी चित्र आहड़ संग्रहालय में संरक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा यानी जब जैसे इसका प्राकृतिक प्रकोप से यानी कोई बाढ़ या फिर कोई मतलब भूकंप वगैरह कुछ हो सकता है कि आया हो, तो ये प्राकृतिक प्रकोप से यानी विध्वंस हुई है और इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े होंगे। और इसकी तरफ यानी जब इस दिशा में बढ़ते हैं तो आगे कौन सी सभ्यता का विकास होता है? गिलुंड सभ्यता का विकास होता है और भगवानपुर सभ्यता का विकास होता है, जैसे स्थान पर बसाए गए थे। तो इन दोनों के बाद में ये गिलुंड सभ्यता और भगवानपुर सभ्यता, ये दोनों यानी आहड़ सभ्यता के यानी नष्ट होने के बाद में ये बनी होगी या ऐसा प्रमाण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आहड़ सभ्यता वो सबसे प्राचीन मानी जाती है इसमें, ठीक है, इन सभ्यताओं में। और क्योंकि 8 बार उजड़ने बसने का प्रमाण यहाँ पर अपने को मिलता है, तो इसलिए इसका मतलब है कि वो 8 बार उजड़ी और बनी होगी। और गिलुंड सभ्यता यहाँ से कोई प्रमाण उजड़ने के नहीं मिलते हैं। आहड़ से मिली मृण मूर्ति, ये देखो मृण मूर्ति आहड़ सभ्यता संग्रहालय में रखी गई है। देखो मूर्ति को अच्छे तरीके से देखो, ये इस तरीके से ये मूर्ति बनाई गई है और ये हाथ है और ये ऐसे ये पैर मान लो, ठीक है, और ये हाथ और ऐसे बना करके ये मूर्ति बनाई गई है। थोड़ी सी आपको दिख रही होगी और अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आहड़ से मिली अभी, ठीक है। बालाथल, नेक्स्ट करते हैं अपने बात बालाथल की। बालाथल जो सभ्यता है वो अपने सारी की सारी जो अब सभ्यता कर रहे हैं ना, बागोर सभ्यता पाषाण काल से संबंधित थी। उसके बाद में कालीबंगा सभ्यता, ये कालीबंगा सभ्यता ये अपने पड़ी कांस्य युगीन या तांबर युगीन, ठीक है। तो तांबरकालीन जो संस्कृति है उसके बाद में सारी अपने ये कालीबंगा होगी, फिर उसके बाद में आहड़ होगी और तीसरी ये बालाथल होगी। खोजकर्ता यानी डॉक्टर वी एन मिश्र
याद रखना भी, यानी वी.एन. मिस्र 1962 और 63 में की थी। उत्खननकर्ता 1993, यानी उत्खनन कब हुआ था? 1993 में। और डॉक्टर V.S. शिंदे और डॉक्टर R.K. मोहंती और डॉक्टर देव कोठारी, ये सारे इसके उत्खननकर्ता थे। खोज किसने की? डॉक्टर V.N. मिस्र ने की थी। अक्षय कीर्ति व्यास यानी आहड़ सभ्यता से संबंधित। अमलानंद घोष कालीबंगा से संबंधित है, ठीक है। और अपने जो बागोर सभ्यता थी उनके संबंध यानी किससे है, ये आप कमेंट करके बताइए कि आपको याद है कि नहीं। सबसे पहले पढ़ाया था मैंने। तो ये खोज करता यानी डॉक्टर V.N. मिस्र 1962 और 63, उत्खनन करता यानी 1993 में डॉक्टर V.S. शिंदे और डॉक्टर R.K. मोहंती, डॉक्टर देव कोठारी, ये उदयपुर जिले में है। बालाथल सभ्यता कौन से जिले में है? उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में विकसित सभ्यता है। ये ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति का ही भाग है या इससे संबंधित है भी, ठीक है। तो यह ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ से 11 कमरों का एक बड़ा भवन मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यानी 11 कमरों का एक बड़ा सारा भवन मिला है। 11 कमरों का एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। जैसे दुर्ग जैसे चिन्ह भी यहाँ पर मिले हैं, दुर्ग बने हुए थे जैसे मान लो उस टाइम के, तो ऐसे चिन्ह भी यहाँ पर मिले हैं। कहाँ से? बालाथल से मिले हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार, ये याद रखने वाली बात है कि गले के हार और कर्णफूल ये आभूषण है, आदि आभूषण मिले हैं, अर्थात तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यानी इंपॉर्टेंट, यानी ये बात याद रखने वाली बात है कि इसमें तांबे के आभूषण, सर्वाधिक तांबे के आभूषण कहाँ से मिले हैं? बालाथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बालाथल से। इसलिए सर्वाधिक तांबे के आभूषण बालाथल से मिले हैं। और यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था, देखो कितनी बढ़िया बात है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट अगर बात करें तो ये बालाथल से मिलेगा। इसमें मिश्रित का मतलब यहाँ पर कृषि भी करते थे लोग, और यहाँ पर पशुपालन भी हुआ, और उसके बाद में ये शिकार भी यहाँ पर होता था। शिकार भी होता था, और तीनों जो जीविका के साधन थे वो तीनों के तीनों अपने को यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में कहाँ पर मिलेगा? बालाथल में मिलेगा। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में, यानी ये तो अभी तो अपने पढ़ रहे हैं अपने ताम्र काल, ठीक है। और इसमें बाद में जब लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह भी मिले हैं। अब लोहा गलाने की भट्टियाँ तो यहाँ पर बालाथल अपने कह सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अपने बात करते हैं कि अगर मान लो कि तांबा गलाने की भट्टी तो आहड़ सभ्यता, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। लोहा गलाने की भट्टी जो अपने को मिली है, कहाँ से मिली है? बालाथल से मिली है। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र मिला है। बहुत बढ़िया बात है इसमें कि बुना हुआ वस्त्र, यानी बुना हुआ वस्त्र जो अपने को मिला, कहाँ पर मिला है? बेराट और बालाथल, यानी बालाथल में भी ऐसा बुना हुआ वस्त्र मिला है, और इसके साथ में बेराट में भी पहले अपने पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी बुना हुआ वस्त्र मिला था। इस सभ्यता के निवासी अनाज भंडार हेतु मिट्टी की कोठियों का प्रयोग करते थे। किसकी कोठियों का प्रयोग करते थे? मिट्टी की कोठियों का प्रयोग करते थे। और इसके अलावा मकान की फर्श के वृत्ताकार गड्ढे बना करके, और भी यानी वृत्ताकार गड्ढे बना करके यानी फर्श के को रखा जाता था, यानी यहाँ पर अनाज रखा जाता था। तो अनाज रखने के ये जो गड्ढे बनाए गए थे और मिट्टी की कोठियाँ बनाते थे ये, और बुना हुआ वस्त्र यहाँ पर मिला है, और लोहा गलाने की भट्टी भी यहाँ से मिली है। और उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो विशेषता है वो भी यहाँ से है, और ये आभूषण है ये भी यहाँ से मिले हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में यानी कृषि, पशुपालन, और तीसरा इसमें शिकार है, ठीक है, याद रखना भी। और इसके बाद में आते हैं बालाथल में मिली बेल, कुत्ते की मृण मूर्तियाँ, यानी बेल और कुत्ते की जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है वो यहाँ से विशेष उल्लेखनीय है। आहड़ सभ्यता के एक स्थल यानी मरमी गाँव, कौन सा गांव है? मरमी गांव, याद रखना भी। मरमी गांव कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा बालाथल सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। मरमी गांव यानी ये कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़ में बनता है, चित्तौड़ में पड़ता है। और ये भी यानी यहाँ संभवतः क्या है कि यहाँ के निवासी मांसाहार का प्रयोग करते थे। तो इसका मतलब है कुत्ते और मतलब जो बेल की मृण मूर्तियाँ मिली है विशेष उल्लेखनीय यहाँ पर। जो आहड़ सभ्यता के एक स्थल मरमी गांव चित्तौड़गढ़ से मिली है, और संभवतः यहाँ के निवासी मांसाहार का प्रयोग करते थे। और बालाथल में लोहा गलाने की भट्टियाँ, बालाथल में ये पहले बात कर चुके हैं अपने कि बालाथल में लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली है। और आहड़ सभ्यता में क्या मिली है? तांबा गलाने की भट्टी मिली है। जो बालाथल संस्कृति है ना, आहड़ सभ्यता के पश्चिमपाती काल की संस्कृति थी,
जो आर्य संस्कृति से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है। अपने ये पढ़ा था आर्य सभ्यता में, आर्य सभ्यता में ये पढ़ा था कि आर्य सभ्यता के नष्ट होने के बाद में उसमें कौन जो लोग है वो यानी दक्षिण पूर्व दिशा में चले गए थे, तो वहाँ पर कौन सी संस्कृति जो मतलब विकसित हुई थी, गिल्लुंड सभ्यता, और अपने कौन सी संस्कृति थी, गिल्लुंड सभ्यता, और कौन सी थी ये जैसे मान लो भगवानपुरा थी क्या, हाँ भगवानपुरा थी, भगवानपुरा, ये सभ्यताएं विकसित हुई। तो इसका मतलब ये है कि आर्य सभ्यता के पश्चिमाती काल की संस्कृति थी, पश्चिमाती काल की यानी उसके बाद में पनपी थी ये, परंतु उससे अलग थी, इस संस्कृति से स्वतंत्र यानी विकसित हुई थी। इससे यानी आर्य संस्कृति से यानी संबंधित नहीं है, इसके बाद के काल की है, परंतु ये उससे संबंधित या विकसित स्वतंत्र रूप से यानी उससे संबंधित नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से है, अलग है ये। तो इसलिए बालाथल संस्कृति जो है ना आर्य सभ्यता के पश्चातवर्ती काल की संस्कृति भी थी जो स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। बालाथल पढ़ लिया, बालाथल, और उसके बाद में आता है नाम गणेश्वर सभ्यता। खोज करता है इसके रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल यानी आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार थे उनके साथ। सन 17 यानी 18 अपने 1977 से लेकर के 78 तक, 77-78 की बात है, 1977-78, और स्थान कहाँ पर, यानी गणेश्वर सभ्यता यानी सीकर में। अभी वर्तमान में ये जिला बन गया नीम का थाना, तो इसको काउंट करेंगे अपने नीम का थाने में। और नदी कौन सी है, कांतली नदी। कौन सी नदी है, कांतली नदी है। और पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्र युगीन सभ्यता कहा भी, यानी हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा कालीन से भी पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्र युगीन संस्कृति या फिर सभ्यता कहा है, जो लगभग कब हुई थी, 2800 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। 2800 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। अगर मान लो कि अपने कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का संबंध जो है ना वो 2350 लेकर के यानी 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 तक अपने बात की थी। और ये जो है ना 2800 ईसा पूर्व यानी कालीबंगा से भी पहले की है। इसका मतलब कालीबंगा भी यानी पूर्व हड़प्पा कालीन कुछ अवशेष थे उसमें, और ये भी उसके पूर्व की है। इसका मतलब 400 साल 500 साल पहले की है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्र युगीन सभ्यता माना जाता है। और यहाँ पर तांबा मिलता था, इसलिए यहाँ से एक्सपोर्ट अपने करते थे गणेश्वर सभ्यता से, यानी गणेश्वर स्थान से एक्सपोर्ट करते थे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के लिए अपने तांबा एक्सपोर्ट करते थे। इसे अपने ताम्र संचयी संस्कृति का कहा जाता है, यानी इसे अपने किस नाम से और जानते हैं, ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी बोला जाता है इसे। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पली है। इधर तो यानी गंगा घाटी और इधर ये पूर्वी राजस्थान, इन दोनों के मध्य, यानी जैसे मान लो कि गंगा नदी आ रही है इधर से गंगोत्री से ये, और उसके बाद में यहाँ से यमुना आ रही है, ये इंटर कर जाती है इससे, इधर से ये चंबल जाती है। इसका मतलब ये राजस्थान है, यहाँ पर ये राजस्थान है, ये राजस्थान है मान लो, ठीक है। और इसका मतलब ये पूर्वी राजस्थान आ गया। इस पूर्वी राजस्थान और गंगा के इस क्षेत्र में ये क्या था, इस क्षेत्र में ये यानी जो ताम्र संचयी संस्कृति, यानी ये संस्कृति जो है ना ये गणेश्वर सभ्यता या गणेश्वर, ये पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई थी। गणेश्वर नामक स्थान पर कांतली नदी के एक टीले के उत्खनन से प्राप्त, कौन सी नदी के, एक टीले के यानी उत्खनन से प्राप्त यानी युगीन ताम्र युगीन उपकरण, जैसे मान लो कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है, तीर, भाले, सुइयाँ, चूड़ियाँ, छेनियाँ और मछली पकड़ने के कांटे। ये देखना मछली पकड़ने के कांटे, ये प्रश्न आया हुआ है। तो मछली पकड़ने के कांटे जो है ना वो कौन सी सभ्यता से या कौन सी सभ्यता में मिली हैं, तो ये अपने कह सकते हैं गणेश्वर सभ्यता में। और उस तरह के फलक, ये भी यहाँ से विशेषता रही है। भारत में किसी स्थान पर एक साथ इतने ताम्र उपकरण प्रथम बार, देखो भारत में और एक साथ इतने ताम्र उपकरण और वो भी प्रथम बार, तो ये सारी अगर चीजें पूछ ली जाए, यानी भारत में किसी स्थान पर यानी एक साथ इतने ताम्र उपकरण प्रथम बार मिले हैं, वो कहाँ पर मिले हैं, गणेश्वर से संबंधित है, ठीक है।
फिर इसमें मछली पकड़ने के कांटे, फरसे, बाण, छेनियाँ आदि उपकरण वे यानी ताम्र आभूषण भी यहाँ पर मिले हैं। और एक खास बात ये है कि इसमें 99% तांबा हुआ करता था, और इसमें तांबे में कुछ और मिलाते थे, 1% ही मिलाते थे, और बाकी जो 99% जो जितना भी है वो तांबा हुआ करता था। अन्य धातु का मिश्रण नहीं होता था। आज वर्तमान में हर एक धातु में बहुत सारी धातुओं का अन्य यानी काफ़ी मात्रा में मिश्रण होता है। उस समय तक मानव को तांबे में अन्य वस्तु यानी अन्य धातु मिश्रण करने का या उपयोग लेने का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो नहीं मिलाते थे। जब ज्ञान हो गया तो उसके बाद में फिर मिला करके देते हैं, ओरिजिनल कौन देता है फिर तो इसका मतलब 99% यानी उस समय तक यानी मानव को तांबे में अन्य धातु मिश्रण कर उपयोग लेने का ज्ञान नहीं था। यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों यानी दोहरी पेचदार सिरों वाली जो ताम्र पिन है ना, तांबे की पिन है दोहरी पेचदार, वो क्या कि इन पिनों को पश्चिमी मध्य एशिया निर्यात किया जाता था। कहाँ से? गणेश्वर से। कहाँ से? गणेश्वर से। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। एक तो है हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, ठीक है, 2 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। एक तो हल्के लाल रंग के जो पतले बर्तन, और दूसरे इसमें लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चितकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, इन बर्तनों में मतलब मर्तबान, कलश और प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी, इन सभी के जो अवशेष मिले हैं। हेलो, हाँ जी। गणेश्वर के टीले के उत्खनन एवं निकटवर्ती क्षेत्र के व्यापक सर्वेक्षण से ऐसे अनेक साक्ष्य एवं अवशेष प्राप्त हुए हैं जो भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की उत्पत्ति या विकास, प्रसार जैसी यानी जटिल समस्याओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। गणेश्वर के टीले के उत्खनन एवं निकटवर्ती क्षेत्र के व्यापक सर्वेक्षण से और यहाँ पर साक्ष्य अवशेष प्राप्त हुए। भारत में ताम्र युगीन जितनी भी विशेषताएं हैं, उन सभ्यताओं की उत्पत्ति का संबंध किससे माना जाता है? उन सभी का उत्पत्ति का संबंध विकास, प्रसार जैसी जटिल समस्याएं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। कौन करती है? गणेश्वर सभ्यता। डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग पद्धति एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस स्थल पर पनपी यानी ताम्र युगीन सभ्यताओं का काल लगभग क्या माना गया है? ये माना गया 2800 ईसा पूर्व। कौन सा माना गया है? 2800 ईसा पूर्व। याद रखने वाली बात है इसमें कि कार्बन डेटिंग पद्धति के हिसाब से ये किसने? डॉक्टर डीपी अग्रवाल, श्री अग्रवाल, डीपी अग्रवाल के हिसाब से, ठीक है, 2800 ईसा पूर्व माना गया। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध उपकरण यानी जो शिकार करने या कोई मतलब लड़ाई करने या युद्ध करने ऐसे संबंधित जो अगर मान लो औजार मिले हैं ना, वो तांबे की आयुध और उपकरण ऐसे मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं? वो गणेश्वर से मिले हैं, जो इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं ये आयुध और उपकरण। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों या पात्रों में 99% तांबा था, और जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। अगर मान लो यहाँ पर मिक्स नहीं होता था यानी ओरिजिनल यानी जेन्युइन रूप में ये सब चीज़ें मिलती थी, तो इसलिए ये क्या कह सकते हैं कि तांबे की प्रचुर मात्रा या प्राप्ति का प्रमाण था। और यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कपिस्वर्णी या कृष्णवर्णी ऐसे इनका नाम है भी, मृद पात्र कहते हैं उन्हें। मिट्टी के बर्तन मिले हैं और जो गणेश्वर से मिले हैं उनका इस नाम से जाना जाता है अभी, या तो कपिस्वर्णी या फिर कृपस्वर्णी के नाम से ये किताब में दिया गया ऐसा शब्द, और ऐसा शब्द आ न जाए इसलिए ये दिया गया है। तो ये यानी कपिस्वर्णी या कृपस्वर्णी के नाम से मृद पात्र बोलते हैं इनको। यह बर्तन काले और नीले रंग से सजाए हुए थे, और यहाँ से यानी तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था यानी एक्सपोर्ट किया जाता था।
यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। कहाँ से? गणेश्वर से। तांबा अत्यधिक था, इसलिए यहाँ पर कोई भी वस्तु तांबे की बनाते थे उसमें 99% यानी तांबा होता था, इसलिए इसका मतलब है कि तांबे की प्रचुर प्राप्ति थी यहाँ पर, और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को यहाँ से, इसलिए यहाँ से तांबा जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जाता था, और यहाँ से भी अपने मोहनजोदड़ो से आगे और ईरान इराक में इधर अपने उन सभ्यताओं के तरफ भी अपने एक्सपोर्ट किया जाता था। ताम्र युगीन संस्कृति यानी सांस्कृतिक केंद्रों में से प्राप्त तिथियों में यह प्राचीनतम है। ताम्र युगीन सांस्कृतिक केंद्रों में ये तिथियां में क्या है, ये प्राचीनतम है। कौन सी? गणेश्वर वाली 2800 ईसा पूर्व। इस प्रकार यानी ये सबसे प्राचीन है। तांबे की जो जितनी भी संस्कृतियां मिली है, जितनी भी सभ्यताएं मिली है, ये सबसे प्राचीन 2800 ईसा पूर्व ये बताया गया है। तो ये गणेश्वर सभ्यता को निर्विवाद रूप से भारत में यानी ताम्र युगीन संस्कृतियां जितनी भी हैं उन उसकी जननी यानी जन्म देने वाली, या फिर उनकी यानी जो पेरेंट्स मान सकते हैं उनको जन्म देने वाली कहा जाता है, इसलिए उसको भारत में ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। यहाँ पर ताम्र आयुधों के साथ साथ में लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं, और यहाँ मिले मृदपात्र कपिशवर्णी। मृदपात्र कैसे हैं? कपिशवर्णी मृदपात्र कहलाते हैं, ये भी पढ़ लिया हमने। फिर यहाँ मकान पत्थर के बनाए जाते थे, पत्थरों का और ईंटों का प्रयोग आहड़ में हुआ था। ओनली ईंटों का प्रयोग धूप से पकाई हुई कालीबंगा में हुआ था। आग से पकाई हुई ईंटों का प्रयोग गिल्लुंड में होता है, और आगे बढ़ेंगे इसमें। और ईंटों के उपयोग के यानी प्रमाण नहीं है यहाँ पर। देखो यहाँ पर मकान जो पत्थर के बनाए जाते थे और ईंटों का प्रमाण यहाँ से नहीं मिलता है। किस में नहीं मिलता है? बताओ किस में नहीं मिलता है? इसका मतलब यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रमाण नहीं मिलता अभी। तो यहाँ का मतलब है ईंटों का प्रमाण नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ओनली सिर्फ और सिर्फ पत्थर का काम होता था। और जो भी अगर बांध बनाते हैं या फिर अगर मान लो उस टाइम कोई अगर मतलब कोई कुंड बनाते थे या फिर कोई घर बनाते थे तो पत्थरों का प्रयोग करते थे, इसलिए यानी बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध बनाए जाते थे। यहाँ पर ये प्रमाण मिले। तो ईंटों का बांध न बना करके यहाँ पर किसके बांध बनाए जाते थे, उनके प्रमाण मिले, यानी पत्थर के बांध बनाने के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता से ही मिलते हैं। और आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु उनके ऊपरी स्तर, जैसे उनके ऊपरी स्तर है ना, वो लोहे युग के अवशेष माने जाते हैं। ये अपने बात कर चुके हैं। ऊपरी स्तर यानी स्तर जो है ना, जैसे मान लो कि ये स्तर है, ये पहला स्तर है खुदाई का, ठीक है, पहला ये स्तर है खुदाई वाला, ठीक है। उसके बाद में ये 2 नंबर, फिर उसके बाद में यानी 3 नंबर, और ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। अब बताओ सबसे पुराना कौन सा स्थल है? सबसे पुराना जो सबसे पहले बना होगा ये 5 नंबर। उसके बाद में ये सबसे नवीन ये ऊपर वाला है। इसलिए ये जो है ना, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता ये अपने कालीबंगा में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए यानी आहड़ और गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु उनके ऊपरी स्तर जो वो लोहे युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं यहाँ पर। और लोहे कालीन इतिहास को जानने के लिए बैराट, उनके इतिहास को जानने के लिए बैराट पढ़ेंगे, सांबर और बागोर और रेड जो टाटा नगर, इन सभी के बारे में अपने बात करेंगे। इन अपने सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय है, इन सभी के बारे में अपने बात करेंगे आगे। फिर बात आती है, ये तो लोहे काल में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक ये जो ताम्र युगीन है उन सभ्यताओं की बात कर रहे हैं। फिर बात आती है रंग महल। तो रंग महल से बहुत प्रश्न कई बार आए हुए हैं, और ऐसे रंग महल के प्रश्न यानी 1952 की बात है। ये खोजकर्ता डॉक्टर हन्ना रीड है, और स्वीडिश जो एक्सपीडिशन दल जो था वो भी स्वीडन का है। और इसके साथ में अपने को याद रखना है सिर्फ हन्ना रीड, ठीक है, 1952 से संबंधी। यहाँ बसने वाली बस्तियों के 3 बार उजड़ने, 8 बार उजड़ने का संबंध किससे है? आहड़ सभ्यता से। 3 बार उजड़ने और बसने का संबंध किससे है? रंग महल से। तो और बाकी इसमें क्या है कि परंतु इन तीनों बस्तियों के मृद पात्रों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता। सैंधव सभ्यता यानी कुषाणकालीन, सैंधव सभ्यता कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो पूर्व शताब्दी से 300 ईस्वी पूर्व के आसपास यहाँ पर पनपी थी। तो यहाँ पर कुषाणकालीन संस्कृति, पूर्व गुप्तकालीन संस्कृति, इन सभी के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से? गुप्तकालीन, कुषाणकालीन, गांधार शैली वाले,
ठीक है, बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, वो यहाँ से रंग महल से मिलती है, याद रखना, रंग महल से मिलती है। गांधार शैली की मृण मूर्तियां, देखो गांधार शैली की मृण मूर्तियां जो अपने को कहाँ से मिलती है, रंग महल से मिलती है। मूर्तियों में से मूर्ति कौन कौन सी, शिष्य और शिक्षक की मूर्ति भी अपने को कहाँ से मिली है, यानी रंग महल से मिली है। भिक्षु और भिक्षुणी की मूर्ति, ये अनूठी मूर्ति यानी सबसे ज़्यादा यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये भी अपने को रंग महल से मिली है। यहाँ पर घंटाकार, मृद भांड, पंचमारक, आहत मुद्राएं, पंचमारक यानी आहत मुद्राएं, कनिष्क कालीन मुद्राएं, टोंटीदार घड़े मिले हैं, टोंटीदार घड़े मिले हैं यहाँ पर, कनिष्क कालीन यानी मुद्राएं और टोंटीदार घड़े मिले हैं। घंटाकार यानी मृद भांड, पंचमारक, यहाँ पर मृद भांड लाल और गुलाबी रंग के थे। यहाँ पर यानी धातु के उपकरण व आभूषण भी मिले हैं, ठीक है। और जैसे यानी कांसे की वस्तुओं के बावजूद भी नहीं, कांसे की वस्तुओं के बाजूबंद और अंगूठियां और ताबीज, हत्ते, ये सारी चीजें मिली यहाँ से। लोहे के उपकरण, हत्ते, कब्जे, अंगूठियां और दांतलिया वाले यानी घंटियां, हुक, दीपक, ये सारी चीजें यहाँ से रंग महल से मिली है अपने को, ठीक है। अभी यहाँ पर कुषाणकालीन, ये बात कर ली हमने, कुषाणकालीन और उसके परवर्ती काल की कुल 105 तांबे की मुद्राएं मिली हैं, और जिनमें कुछ पंचमारक और कुछ कनिष्क काल, कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के काल की है, ठीक है। यानी कनिष्क प्रथम और तृतीय उन सभी के काल की अगर कोई मुद्राएं मिली है, पंचमारक मुद्राएं मिली है, वो कहाँ से मिली है, रंग महल से मिली है। और कुषाणकालीन अगर कोई, या उनके जो उनके टाइम में कोई जो अपने को तांबे की मुद्राएं मिली है, वो सारी की सारी कहाँ से मिली है अपने को, ये मिली है रंग महल से। 2 कांसे की सीलें मिली हैं जिन पर ब्राह्मी लिपि से नाम है, ब्राह्मी लिपि से नाम अंकित है, जो 300 ईसा पूर्व की आंकी गई है। यहाँ के निवासी चावल की खेती करते थे, क्योंकि हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में चावल की खेती बड़े स्तर पर की जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में यानी काफ़ी यानी सालों से, इतने हज़ार सालों से भी पहले यानी ये खेती हुआ करती थी। तो यहाँ पर चावल के अवशेष मिले हैं, उनका मुख्य भोजन रहा चावल, ठीक है। और यहाँ पर यानी मंदिर भी थे, क्योंकि धूप मिली है, धूप के अवशेष, दीप के अवशेष, नैवेद्य यानी माला के अवशेष, माला के, दीप के, धूप के, इन सभी की व्यवस्थाएं यानी व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं, तो इसलिए यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, ऐसी ये भी माना जाता है। अभी ऐसा अनुमान है कि यहाँ के लोगों का नाचना और जुआ खेलने यानी नाचना, नृत्य करना, ठीक है, उनके जीवन का एक अंग रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अभी हनुमानगढ़ जिले की बड़ोपल और डाबरी, यानी हनुमानगढ़ जिले की बड़ोपल तहसील तहसील नहीं है, बड़ोपल जो कस्बा है, बड़ोपल, और यहाँ पर ये सभ्यता विकसित हुई छोटी, यानी इसके बाद में इससे संबंधित है रंग महल से। यहाँ हनुमानगढ़ में सबसे बड़ी रंग महल जो सभ्यता है, उसके जो मतलब उनके स्थान जो है और विकास हुआ था इनका बड़ोपल में, और इधर ये डाबरी आदि स्थानों पर भी इसी तरह के यानी पुरातात्विक महत्व की सामग्रियाँ उपलब्ध हुई हैं, ठीक है। यहाँ के मकान का निर्माण ईंटों के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, ईंटों का प्रयोग होता था, और आकार ईंटों का ऐसे 2.5 यानी 2.5 2.5 फीट की ये लंबी हुआ करती थी, ऐसी ईंटें थे। और यहाँ के कुमार यानी यहाँ से जितने भी कारीगर थे वो सारे के सारे बर्तन बनाने में निपुण थे, बर्तन बनाने में निपुण थे, मूर्तियाँ और बर्तन बनाने में, ठीक है। अभी 1 मिनट होल्ड रखो भी, थोड़ा पानी पी लेते हैं। आगे चलते हैं अभी। अब नेक्स्ट सभ्यता का नाम आता है गिल्लुंड सभ्यता। सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता, कौन सी सभ्यता, ताम्र युगीन है, ठीक है, सारी चल रही है। और अन्य नाम इसकी बनास संस्कृतियों के नाम भी यानी पुकारा जाता है, इसको बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। बनास संस्कृति यानी क्योंकि बनास नदी के किनारे पर है, और जिला कौन सा है, जिला राजसमंद है, ठीक है। नदी क्षेत्र कौन सा है, बनास नदी क्षेत्र है। कौन सा नदी क्षेत्र है, बनास नदी क्षेत्र है, इसलिए नदी क्षेत्र में। यानी अब अपने बात करते हैं कि उत्खनन कार्य जो किया था किसने करवाया था, बीबी लाल ने, डॉक्टर VS सिंधे ने,
बीबी लाल का संबंध और कौन सी सभ्यता से है? बीबी लाल का संबंध और है अपने कालीबंगा के उत्खनन से। ठीक है, प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, इनका संबंध भी इसी गिलुंड सभ्यता से है। ये अमेरिका के प्रोफेसर हैं और जब ये यहाँ पर आए थे उन्होंने ये नहीं पुरातत्वविद है इसलिए यहाँ पर खुदाई का काम करवाया था। आगे चलते हैं। गिलुंड से 5 प्रकार के मृद पात्र प्राप्त हुए हैं, यानी इनमें सादे काले, पॉलिशदार भूरे, लाल और काले चित्रित मृद भांड थे। ठीक है, और उत्खनन में मिट्टी के खिलौने मिले। कौन से खिलौने मिले? मिट्टी के खिलौने मिले, जैसे हाथी, ऊंट, कुत्ते की आकृति या पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की यानी चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। और गिलुंड में एक मकान के अवशेष में धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटों, ये सेम ही बात है, धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और यहाँ पक्की ईंटों की भी दीवार मिलती हैं, तो कच्ची और पक्की दोनों चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, और एक बात ये विशेष याद रखने वाली बात ये है कि इसमें जो पक्की ईंटें यानी वो भी कौन सी, आग से पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि यानी देखो आहड़ में ऐसी बात है, ये आहड़ में पक्की ईंटों का प्रयोग यानी आग से पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में ये प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है। तो इसका मतलब गिलुंड सभ्यता पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सी यानी मकान की अवशेष में धूप से सुखाई हुई ईंटों के अवशेष भी मिलते हैं, कच्ची ईंटों के भी अवशेष मिलते हैं, यहाँ पर दीवार मिलती है और पक्की ईंटों की दीवार भी मिलती है। और कौन सी ईंटें पक्की वाली, वो भी यानी आग से पकाई हुई जो ईंटें थी उनका यानी प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। और ये आग से पकाई हुई ईंटें ना ये आहड़ से नहीं मिलती हैं, आहड़ से सिर्फ और सिर्फ धूप से पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिलते हैं, और धूप से पकाई हुई ईंटों का प्रमाण कालीबंगा से भी मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने कह सकते हैं कि आग से पकाई हुई ईंटों का प्रमाण जो गिलुंड सभ्यता से ही मिलता है। आगे गिलुंड से 5 प्रकार के, ठीक है, और उसके बाद गिलुंड सभ्यता में दीवारों के मध्य अनाज भरने की कोठी और चूल्हे, दीवारों के मध्य अनाज भरने के चूल्हे और कोठों के अवशेष या कोठे के अवशेष या चूल्हे के, कोठी के अवशेष या चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ताम्र के बने अस्त्र मिले हैं। एक मटके में गेहूं दाने, एक मटके में गेहूं के दाने, ठीक है, ऐसे अवशेष कहाँ पर मिले? ये गिलुंड से मिले। जंगली जानवर की हड्डियों के टुकड़े कहाँ से मिले? गिलुंड से मिले। और इसलिए अपने जंगली जानवर की अगर मान लो हड्डियों के टुकड़े मिले तो इसका मतलब ये लोग यहाँ पर मांस खाते थे उन जानवरों को मार करके, इसलिए यहाँ पर मांसाहारी होने के प्रमाण भी है। ओजियाना सभ्यता के बारे में बात करें तो ओजियाना कहाँ पर है? ओजियाना खारी नदी के किनारे हैं। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में है। और सभ्यता स्थल यानी ओजियाना हो गया। उत्खननकर्ता कौन है इसके? BN मिश्र 2000 में इन्होंने उत्खनन किया था। आलोक त्रिपाठी भी है साथ में। और यहाँ 3 चरणों की सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं। कितने चरणों के? 3 चरणों में। ओजियाना से प्राप्त अवशेष कौन कौन से? यहाँ से बैल और गाय की मृण मूर्ति मिली है। वृषभ की मृण मूर्ति वो अलग है अपने, इसमें बैल और गाय दोनों की मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, कार्नेलियंस फियोन्स तथा पत्थर के मनकों की बात आए या कार्नेलियंस फ्योन्स की बात आए या तांबे की चूड़ियों की बात आए तो गाड़ी के पहिए की बात, सिलबट्टा, पत्थर, हथौड़ा या फिर गोल छेद वाले पत्थर आदि सामग्री यहाँ से ओजियाना से मिली है। प्रथम स्तर यानी इस काल में लोग कृषक थे। प्रथम स्तर में इसमें क्या थे? कृषक थे। इस समय काले और लाल रंग के मृद पात्रों पर सफ़ेद रंग में चित्रित किया गया था। मकान कच्ची ईंटों का था। देखो मकान यानी कच्ची ईंटों का, पक्की ईंटों का एक ही जगह प्रयोग होता है। कौन सी जगह होता है? वो होता है गिलुंड में। ठीक है, आग से पकी हुई। और बाकी धूप से सुखाई हुई और या फिर सूखी हुई ईंटें, कच्ची ईंटों, इन सभी से इनका प्रयोग मिलता है। द्वितीय स्तर यानी इस समय मकान मिट्टी की ईंटों के साथ साथ में पत्थरों का प्रयोग होता था। पत्थरों का प्रयोग और कहाँ पर होता था? यानी ईंटों और पत्थरों का कॉम्बिनेशन अपने और एक जगह पड़ा था, वो पड़ा था गणेश्वर सभ्यता में। और गणेश्वर में पत्थर के ही बांध बनाते थे। और गणेश्वर से संबंध यानी गणेश्वर सभ्यता से यानी ईंटों का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर कोई विशेषता ईंटों की नहीं आई है और बाकी सभी विशेषताओं लगभग ईंटों का नाम आया है। तो मिट्टी की ईंटों के साथ साथ में यानी पत्थरों का भी उपयोग भी करने लगे थे। ये सेकंड स्तर में अगर बात करते हैं। जो थर्ड स्तर है यानी जो तीसरा स्तर, इसमें सफ़ेद चित्रित बेल मिला है। सफ़ेद चित्रित बेल, सफ़ेद रंग के चित्रकारी की हुई
बेल मिले हैं और जिनको अपने किस नाम से जाना गया है, ओजियाना बुल के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? ओजियाना बुल। तो ओजियाना के बारे में नदी कौन सी है? देखो ओजियाना नदी, ये अपने पास नदी है अपने खारी नदी। देखो याद रखो भी, खारी नदी ओजियाना, और कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और BN मिश्र और आलोक त्रिपाठी 3 चरणों में, ठीक है, मकान और कृषक और मिट्टी पत्थर और उसके बाद में सफ़ेद चित्रित बुल, इन सभी की विशेषताओं को याद रखना है। फिर बात आती है लाछुरा सभ्यता, ये भी भीलवाड़ा में है। कौन सी सभ्यता? लाछुरा सभ्यता। भीलवाड़ा जिले की आसिन तहसील के लाछुरा गांव में है, भीलवाड़ा में है ये। और खोजकर्ता इनके यानी BR मीणा। लाछुरा यानी BR मीणा, बार बार पढ़ोगे ना, रिपीट कॉम्बिनेशन करके पढ़ोगे तो सारे यानी उत्खनन करता और खोज करता है वो सारे सारे याद रहने लग जाएंगे। परंतु एक बार पढ़ने से याद नहीं रहेंगे। एक बार पढ़ने से आप कालीबंगा को हनुमानगढ़ याद कर सकते हो और रंग महल अपने हनुमानगढ़ याद कर सकते हैं, परंतु बार बार पढ़ने के बाद में इनको विशेषताएँ, उनके उत्खनन करता या खोज करता, उनकी विशेषताओं के बारे में याद रहने लगेगी चीज़ें। और ऐसे एक बार यानी करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सुंगकालीन तीखे किनारे वाले जो प्याले मिले हैं, सुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले मिले हैं। कहाँ पर? लाछुरा में मिले हैं। लाछुरा में सुंगकालीन, याद रखने वाली बात है, सुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले मिले हैं। काले लाल रंग के मृद भांड और तांबे के बर्तन यानी मिले हैं। और इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह ताम्र युगीन सभ्यता, यानी मृद भांड जो काले रंग के और लाल रंग के मृद भांड मिले और वो भी तांबे के बर्तन भी मिले, इसलिए इसका अनुमान अपने ताम्र युगीन सभ्यता से लगा सकते हैं। ये सारी सभ्यता अपने जो थंबनेल में दी गई थी उन सभ्यताओं के बारे में अपने बात कर ली है, ठीक है। और आगे अपने करते हैं एक बार, यानी सारी जितनी भी सभ्यताएं पढ़ी है उन सभ्यताओं को मतलब ब्रीफली रिवीजन के तौर पर अपने 2 मिनट का समय इनको रिवीजन कर लेते हैं। 2 मिनट के समय में अपने, अब देखो जैसे मान लो कि आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? अक्षय, कीर्ति, व्यास। आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम धूलकोट। आहड़ या बेड़ज किसकी सहायक नदी है? आहड़ या बेड़ज किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की। तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र कहां था भी? तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र ये कहां पर है? अपने आहड़, ठीक है। मानव हथेली की छाप कहां पर मिली है? आहड़ से। तांबे गलाने की भट्टी कहां से मिली है? आहड़ से, ठीक है। लोहा गलाने की भट्टी कहां से मिली है? बालाथल से। साथ साथ में आप भी रिपीट करते जाओ। और गोरे व कोठे अनाज बर्तन ये कहां से मिले हैं अपने को? ये भी अपने को आहड़ से मिले हैं, ठीक है। उल्टी तपाई विधि का प्रयोग कहां पर होता था? ये भी आहड़ से होता था। ये सारी विशेषताएं एक जगह निकाल करके लेके आया हूं ताकि याद रिपीट हो जाए, साथ में याद भी रहे। ताम्रवती नगरी किस नाम यानी किसको अपने बोला गया है? आहड़ सभ्यता को बोला गया है। और पुनर्जन्म की अवधारणा ये भी किस में है? ये भी आहड़ में है। आहड़ वासियों के मन में थी आभूषण यानी कि सब के साथ में यानी आभूषण रखे जाते थे, इसलिए उनके मन में ऐसे हुआ करती थी कि ये अपने लौट करके वापस आएगा, इसलिए उनके जो यानी धन संपत्ति या धन संपदा में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, तो इसलिए जो उनको सब के साथ में ये आभूषण भी गाड़ते थे। 11 कमरों का बड़ा भवन जो अपने को मिला वो बालाथल में मिला है। 11 कमरों का जो बड़ा भवन मिला है वो कहाँ पर मिला है? 11 कमरों का बड़ा भवन ये बालाथल में मिला है। ठप्पों से यहाँ पर रंगाई छपाई का व्यवसाय ये आहड़ से। आहड़ से तांबे के सर्वाधिक आभूषण कहाँ से मिले हैं? तांबे के सर्वाधिक आभूषण कहाँ से मिले हैं? ये मिले अपने को बाहर अपने बालाथल से, ठीक है। यहाँ पर कर्ण फूल वगैरह ये चीजें मिली ना। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमाण जो है कृषि पशुपालन ये कहाँ से मिले हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमाण कृषि पशुपालन और शिकार ये कहां से मिले? बालाथल से, ठीक है। एक साथ 6 चूल्हों का प्रमाण, संयुक्त परिवार, सामूहिक भोजन की व्यवस्था ये अपने को मिली है आहड़ से। बहुत अच्छी विशेषता है। ताम्र संचयी संस्कृति
देखो ताम्र संचयी संस्कृति, ये अपने को ताम्र से संचयी यानी ताम्र धातु जो थी वो सर्वाधिक रूप से मिली है। तो ऐसे अपने को कहाँ से मिली है? ये मिली है धातु जो अपने को गणेश्वर से। ठीक है, संयुक्त परिवार एवं सामूहिक भोजन विधि आहड़ से। ऐसे प्रश्न यानी एक लाइन में देकर के पूछा जा सकता है भी। ठीक है, तांबा हड़प्पा मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था, यानी तांबा एक्सपोर्ट करने की जो सिस्टम था वो कहाँ से था? ये भी अपने को गणेश्वर से था। कहाँ से था? गणेश्वर से था। और 26 मणियों तांबे, 6 तांबे की मुद्राएं यूनानी और 3 मोहरें ये अपने को मिली है आहड़ वासियों से, यानी आहड़ से। और बुना हुआ वस्त्र अपने को कहाँ से मिला है? एक तो मिला है बालाथल से, ठीक है, और एक अपने को बेराट से भी मिला है। ये भी अपने बात की थी बेराट से भी। आगे चलते हैं। अत्यधिक मात्रा में आयुध उपकरण ये कहाँ से मिले? गणेश्वर से। ठीक है, ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी गणेश्वर। पत्थर के बांध बनाने की सब प्रमाण गणेश्वर। नेम का थाना डॉक्टर हन्नारेड खोज करता रंगमहल। आठ बार बस्तियां उजड़ने और बसने के प्रमाण ये आहड़ के लिए। 3 बार बस्तियां बसने और उजड़ने के प्रमाण ये अपने को मिली है रंगमहल से। ठीक है, गांधार शैली की मृण मूर्तियां ये भी अपने को कहां से मिली है? रंगमहल से मिली है। ठीक है, शिष्य और शिक्षक की मूर्ति ये भी अपने को रंगमहल से। भिक्षु और भिक्षुणी की मूर्ति ये भी अपने को रंगमहल से मिली है। मंदिर के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं रंगमहल से। और मंदिर के प्रमाण भी कनिष्क कालीन मुद्राएं हैं वो भी अपने को रंगमहल से मिली है। कुषाण कालीन और कनिष्क कालीन। और मंदिर के अवशेष जो है ना वो भी अपने धूप बत्तियां वगैरह दान, ये धूप दान यार ये सब चीज़ें मिली है ना, वो भी अपने को मंदिर कहाँ से मिले हैं? ये भी मंदिर के अवशेष रंगमहल से मिले हैं। बड़ोपल और डाबरी किस सभ्यता के भाग है? बड़ोपल और डाबरी किस सभ्यता के भाग है? देखो ये रंगमहल सभ्यता के भाग है। ठीक है, रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ से संबंधित है। आग से पकाई ईंटों के प्रमाण गिलुंड, बार बार पढ़ा था अपने, आग से पकाई हुई ईंटों का गिलुंड सभ्यता। खारी नदी के किनारे पर विकसित सभ्यता, खारी नदी से अपने बात की थी ओजियाना सभ्यता। ठीक है, सफेद चित्रित बुल ये अपने को मिले हैं ओजियाना, इसको नाम अपने बोलते हैं ओजियाना बुल भी बोलते हैं। ओजियाना बुल के नाम से भी पुकारते हैं इसको। और ये ओजियाना सभ्यता से संबंधित है और ये भीलवाड़ा से संबंधित है। सुंगकालीन जो तीखे किनारे वाले जो प्याले मिले थे वो अपने को कहाँ से मिले हैं? वो अपने को मिले लाछुरा में, लाछुरा भीलवाड़ा में, याद करना है भी। ठीक है भी, ठीक है, ये सारा यानी ये क्लास अपनी पूरी हुई। और जितनी भी सभ्यताएं पढ़ी है उन सभी का रिवीजन करें अच्छे से, और अच्छे से नोट करें और बार बार इसको पढ़ें, रिवीजन करेंगे तो याद रहेंगे। और एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने भाई यहाँ पढ़ा दिया इसका मतलब एक बार पढ़ने से सब कुछ पढ़ गए, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी आपके यानी 20% याद होगा। अगर मान लो दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो ये 60% हो जाएगा, अगर तीसरी बार करेंगे तो 80% हो जाएगा। ऐसे यानी 100% तो कभी होता ही नहीं है, परंतु फिर भी बार बार रिवीजन करेंगे तो इसका जो अपने याद रहने की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी और अच्छे से अपने जो पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। यानी आप पिछली जितनी भी वीडियो है वो देख रहे हैं वो सारे के सारे, और सिलेबस जितना भी चल रहा है और क्रम से जितना भी यानी जो चल रहा है उन सभी को आप अच्छे तरीके से देख रहे हो। और अगली वीडियो में मिलते हैं, जो बाकी शेष बची हुई जितनी भी यानी सभ्यताएं उन सभी को लेकर के अपने अगली वीडियो में आएंगे और उसके बाद में फिर अपने प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।